कविता अपने बच्चों के साथ अक्सर अपने मायके आ जाती थी क्योंकि उसका पति मजदूरी करता था, जिसकी वजह से घर में रात के खाने में सूखी रोटी के अलावा और कुछ नहीं बन पाता था। एक दिन उसकी भाभी ने दरवाजे पर ही उसका हाथ पकड़ा और कहा, जी जी, अपने घर जाओ, तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। तो कविता वापस चली गई और जब माँ और भाई ने कविता को डाइनिंग टेबल पर नहीं देखा तो वो उठकर कविता के घर चले गए। वहाँ का दृश्य देखकर उनके दिल दहल गए क्योंकि बच्चे। प्रणाम माँ। रक्षित के पिता घर पर नहीं थे। मैंने सोचा अकेले क्या करूँगी, माँ के घर ही कुछ खा लूँगी। कविता ने दोनों हाथों से अपने दोनों बच्चों का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे मन की बहुत ज़्यादा थकान और उदासी छुपी हुई थी। दरवाजे के सामने खड़ी होकर जब उसने ये बात कही तो उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी उदासी झलक गई, जैसे कोई दर्द दिल के अंदर बहुत गहराई में छुपा हो और वो उसे जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। माँ ने जब अपनी बेटी के चेहरे को ध्यान से देखा तो एक पल के लिए उनका कलेजा कांप गया। माँ का दिल तो अपनी औलाद की हालत तुरंत समझ लेता है। कविता के चेहरे की ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट और आंखों की नमी ने माँ के मन में बहुत दुख भर दिया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि बेटी किन हालात से गुजर रही है, मगर किस्मत के आगे इंसान कितना लाचार हो जाता है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। माँ ने तुरंत दरवाजे से हटकर रास्ता छोड़ दिया और बेटी और नातियों को अंदर आने दिया। आजा आजा बेटी, मैं तेरा ही रास्ता देख रही थी। खाने की मेज़ पर हम तीन ही तो लोग होते हैं, मैं, तेरा भाई और भाभी। घर में कोई रौनक ही नहीं होती। बच्चों के आने से घर चहक उठता है। इतना कुछ बनाते हैं लेकिन सब बेकार जाता है क्योंकि खाने वाला कोई नहीं होता। माँ की आवाज़ में ममता भी थी और दुख भी, जैसे वो अपनी बेटी के मन को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रही हों। कविता की आंखों में आंसू आने लगे थे, मगर उसने तुरंत उन्हें पोंछ लिया। वो नहीं चाहती थी कि माँ उसके मन का दुख पूरी तरह पढ़ ले। वो आगे बढ़ी और माँ के गले लग गई। माँ के दिल से लगते ही उसे बहुत सुकून मिला, जैसे सारी थकान कुछ पलों के लिए मिट गई हो। फिर वो बच्चों का हाथ पकड़े घर के अंदर चली गई। भाभी रसोई से बाहर आईं तो उनकी नज़र कविता पर पड़ी। हमेशा की तरह उनके मन में गुस्से की एक लहर उठी। उन्हें अपनी नंद का आना कभी अच्छा नहीं लगता था, ख़ास तौर पर तब जब वो अपने बच्चों के साथ आती थी, मगर सास के सामने वो कुछ कह भी नहीं सकती थीं। उन्होंने ज़बरदस्ती एक बनावटी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए बस दिखाने के लिए कविता का स्वागत किया। कविता ने घर के अंदर कदम रखा तो उसकी नज़र सीधे खाने की डाइनिंग टेबल पर जाकर रुक गई। टेबल पूरी तरह सजी थी, तरह तरह के पकवान रखे थे, पकोड़े, पूरियाँ, फल, मिठाई और ना जाने क्या क्या। हर चीज़ बड़े सलीके से रखी गई थी। ये सब भाभी ने नौकरानी की मदद से बनाया था। वो हर दिन इसी तरह का इंतज़ाम करती थी। बहुत तरह के व्यंजन बनते थे, मगर खाने वाले कम होते थे। अक्सर ऐसा होता था कि आधा खाना बच जाता था, जिसे या तो फेंक दिया जाता या किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाता। कविता ये सब देखकर खामोश रह गई। उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। उसे लगा जैसे वो खुद भी उस नौकरानी की जैसी ही है जो बचा हुआ खाना लेने आती है। वो अक्सर खुद को इसी हीन भावना के साथ यहाँ ले आती थी। उसे लगता था कि यह सब उसकी किस्मत में नहीं, बल्कि केवल दूसरों की थाली का बचा हुआ हिस्सा है। मगर वो ये नहीं जानती थी कि भाभी के मन में उसके लिए कितनी कड़वाहट भरी है। रक्षित और आयुष अपनी माँ के साथ चुपचाप आकर बैठ गए। दोनों बच्चे बहुत ही सीधे और संस्कारी थे। उनके चेहरे पर भूख के लक्षण साफ थे, फिर भी वो शांत बैठे रहे। उन्होंने बिना अनुमति के किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया। वो उन बच्चों की तरह नहीं थे जो ननिहाल आकर शोर शराबा करते हैं। कुछ नंदे तो खुद भी मायके आकर भाभीयों पर हुक्म चलाती हैं और उनके बच्चे भी बदतमीज़ी करते हैं। भाभीयों में हिम्मत नहीं होती कि बच्चों को रोक सकें, मगर यहाँ हालात बिल्कुल उल्टे थे। कविता की भाभी खुश थीं क्योंकि ना तो नंद ने कभी बीच में दखल दिया और ना ही बच्चों ने कभी कोई गलती की। कविता हमेशा चुपचाप आती, चुपचाप बैठती और चुपचाप ही चली जाती।
फिर भी भाभी स्वार्थी थीं, उन्हें अपनी बेसहारा नंद का आना भी स्वीकार नहीं था। कविता की मजबूरी थी, वरना वो कभी ना आती। वो जब भी अपने बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे देखती तो उसका दिल छलनी हो जाता था। वो बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वह उन्हें लेकर माँ के घर चली आती थी। आज भी घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। दोनों बच्चों ने सुबह सिर्फ सूखी रोटी के टुकड़े खाकर दिन काटा था। सारा दिन बहुत गर्मी और कमज़ोरी में बीता था। कई बार उनकी हालत बिगड़ने वाली थी, मगर फिर भी वो धैर्य रखे हुए थे। दिन भर वो भगवान की भक्ति में लगे रहते और प्रार्थना करते कि आज शाम को अच्छा खाना मिल जाए। कविता के लिए ये सब सहना बहुत मुश्किल था। हालांकि घर में थोड़ा सा राशन बचा था, इतना कि एक आदमी भरपेट खाना खा सके। उसके दोनों बच्चे भी उसी में पेट भर लेते, मगर कविता को अपने पति की भी चिंता थी। वो दिन भर कड़ी मेहनत करता था, धूप में पसीना बहाता था और शाम को बहुत थक कर घर लौटता था। अगर घर आकर भी उसे खाना न मिलता तो कविता खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। इसलिए उसने वो थोड़ा सा खाना अपने पति के लिए रख दिया था। जैसे ही वो घर आया, उसे बताकर वो बच्चों के साथ लेकर माँ के घर आ गई थी। उसका पति भी चुप रह गया था। आज उसे मजदूरी के पैसे भी नहीं मिले थे। वो कहाँ से बच्चों के लिए कुछ सामान लाता। उसने भी यही सोचा कि चलो बच्चे ननिहाल में खाना खा लेंगे। वो एक स्वाभिमानी आदमी था। वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी और बच्चे किसी के दरवाजे पर जाएं, मगर हालातों ने उसे मजबूर कर दिया था। सच ही है कि भूख से ज़्यादा जालिम कोई चीज़ नहीं होती। ये इंसान के स्वाभिमान को कुचल देती है। इसके आगे कोई मर्यादा ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। कविता जब खाने के पास बैठी, बच्चों को अपने से सटाए हुए थी। उसके दिमाग में पुरानी बहुत सी यादें एक एक करके आने लगीं। आज जो लोग उसे इस हालत में देखते थे, उन्हें शायद विश्वास भी न होता कि उसका पति हमेशा से गरीब नहीं था। कभी उसका घर भी खुशहाल था और उसके पति के पास भी अपनी जायदाद और इज्जत वाली ज़िंदगी थी। कविता के माँ बाप ने भी उसकी शादी किसी कंगाल घर में नहीं की थी, बल्कि पूरी जांच और तसल्ली के बाद एक इज्जतदार परिवार में उसका रिश्ता तय किया था। कविता के ससुर का बहुत बड़ा बिजनेस था और शहर के अच्छे इलाके में उनकी अपनी कोठी और जायदाद थी। कविता जब उस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ ही सालों में उसकी ज़िंदगी का नक्शा इस तरह बदल जाएगा। उसका पति अपने पिता की अकेली संतान था। उसकी अपनी माँ का देहांत बहुत पहले हो चुका था। माँ के जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। वो औरत अपने पहले पति के दो बेटों को भी साथ लाई थी। शुरू में सब कुछ ठीक था, मगर वक्त के साथ हालातों का असली चेहरा सामने आने लगा। कविता का पति सीधे स्वभाव का था और अपने पिता पर अटूट विश्वास करता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ धोखा हो सकता है। दूसरी तरफ सौतेली माँ और उसके दोनों बेटे चुपके चुपके अपनी प्लानिंग करते रहे। वो चाहते थे कि किसी तरह सारी संपत्ति अपने नाम करवा लें और कविता के पति को उससे बेदखल कर दें। एक दिन उन्होंने बहुत प्यार और चालाकी से कविता के पति के सामने कुछ पेपर्स रखे और कहा कि ये बिज़नेस के कुछ ज़रूरी पेपर्स हैं जिन पर साइन करने हैं। कविता के पति ने अपने पिता के कहने पर उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए, क्योंकि उन्हें अपने पिता पर पूरा विश्वास था। मगर बाद में जब सच सामने आया तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो पेपर्स असल में जायदाद के नाम करने के थे, जिनके ज़रिए सारी ज़मीन और घर सौतेली माँ और उसके बेटों के नाम हो चुके थे। जब उन्हें इस धोखे का पता चला तो उनके दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने अपने पिता से बात करने की कोशिश की, मगर पिता ने भी उसकी परेशानी सुनने के बजाय सौतेली पत्नी और उसके बेटों का ही साथ दिया। उस दिन कविता के पति को पहली बार एहसास हुआ कि वो उस घर में बिल्कुल अकेले हैं। धीरे धीरे हालात इस कदर बिगड़ गए कि उन्हें उस घर को छोड़ना पड़ा। वो मकान जो कभी उनका अपना था, अब उनके लिए पराया हो चुका था। कविता ने उस दिन अपने पति के चेहरे पर जो दुख देखा था, वो शायद ज़िंदगी भर ना भूल सके। वो अपने पति के साथ खामोशी से उस घर से निकल आई थी। इसके बाद उन्होंने एक छोटा सा
किराए का कमरा ले लिया और नए सिरे से ज़िंदगी की कड़ी मेहनत शुरू की। कविता के पति ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करना शुरू किया। वो नौकरी के तलाश में निकलते, मगर कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। वो सुबह घर से निकलते और सूरज डूबने के बाद थके हारे लौटते। कभी मजदूरी मिल जाती और कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। मगर इन सब के बावजूद उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। कविता के लिए भी ये समय बहुत कठिन था। उसके पास जो थोड़ा बहुत सोना था वो उसने धीरे धीरे बेचना शुरू किया ताकि अदालत में इंसाफ की गुहार लगाई जा सके। वकीलों की फीस और कोर्ट के खर्चों में वो सारा सोना ख़त्म हो गया। कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे, मगर कानूनी खर्चा उठाना पड़ता था। कविता को उम्मीद थी कि एक दिन इंसाफ ज़रूर होगा और उसके पति का अधिकार वापस मिलेगा। उसके मायके वाले भी उनकी हालत देखकर परेशान रहते थे। माँ कई बार बेटी को समझाती थी कि अगर ज़रूरत हो तो कुछ मदद ले लिया करो, मगर कविता के पति का स्वाभिमान ये स्वीकार नहीं करता था। वो साफ कह देते थे कि वो अपनी पत्नी के मायके से पैसे नहीं लेंगे। उनका मानना था कि मर्द अगर एक बार दूसरों के आगे हाथ फैला दे तो फिर अपनी ही नज़रों में उसकी इज्जत कम हो जाती है। वो चाहते थे कि अपनी मेहनत से गुजारा करें, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। कविता भी अपने पति की इस बात को समझती थी और उनका साथ देती थी। हालांकि कभी कभी मन दुखी होता था, मगर वो सब्र कर लेती थी। उसने हमेशा यही सोचा कि जो मर्द अपनी इज्जत और स्वाभिमान की रक्षा के लिए इतनी परेशानियां सह रहा है, उसका साथ देना ही उसका धर्म है। आज जब वो माँ के घर खाने की मेज़ के सामने बैठी बच्चों को प्यार से अपने पास किए हुए थी, तो उसे अपने बीते हुए दिन याद आ रहे थे और दिल के अंदर एक टीस सी उठ रही थी। मगर इसके बावजूद उसने अपने चेहरे पर वही खामोश मुस्कान बनाए रखी, क्योंकि वो जानती थी कि ज़िंदगी की ये परीक्षा भी एक दिन ज़रूर ख़त्म होगी और शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसके बच्चों को किसी के दरवाजे पर खाने के लिए आने की ज़रूरत नहीं होगी। अगले दिन कविता फिर से अपनी भाभी के घर जाने पर मजबूर हो गई। आज तो उसने फैसला किया था कि अगर खाना बचा होगा तो मांग कर ले आएगी और अपने पति के लिए ले जाएगी, क्योंकि आज घर में कुछ भी नहीं बचा था। घर के अंदर दाखिल होने ही वाली थी कि भाभी दरवाजे पर दिखाई दी। माँ कहीं नहीं थी। कविता ने भाभी के चेहरे की ओर देखा। भाभी उस दिन अजीब मूड में थी। जब कविता बच्चों का हाथ पकड़े अंदर आने लगी तो उन्होंने अचानक उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उनके चेहरे पर वो बनावटी मुस्कान नहीं थी जो वो सासू माँ के सामने रखती थीं, बल्कि आज उनके चेहरे पर गुस्सा था। उन्होंने दबे स्वर में मगर कड़वाहट से कहा, जीजी अब बस भी करो, तुमने क्या तमाशा बना रखा है? रोज़ बच्चों को लेकर यहाँ जाती हो, लोगों को क्या लगेगा कि हम तुम्हारा गुजारा कर रहे हैं। अगर तुम्हारे घर खाना नहीं बनता तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम रोज़ यहाँ आकर बैठ जाओ। अच्छा यही है कि आज वापस लौट जाओ। कविता एक पल के लिए पत्थर सी हो गई। उसके हाथ में बच्चों की उंगलियां थीं और दिल जैसे खाली हो गया। उसने कुछ कहना चाहा, मगर आवाज़ गले में ही अटक गई। वो जानती थी कि अगर माँ ने यह सुन लिया तो घर में झगड़ा होगा। उसने बस चुप रहकर बच्चों के हाथ पकड़े और सिर झुकाकर वापस मुड़ गई। रक्षित और आयुष ने हैरानी से माँ की ओर देखा, मगर माँ के चेहरे पर सन्नाटा और आंखों में पानी देखकर वो भी कुछ न बोले। वो तीनों धीरे धीरे गली की ओर बढ़ गए। इधर घर के अंदर माँ डाइनिंग टेबल पर बैठी बेटी और नातियों का इंतज़ार कर रही थीं। समय बीतता जा रहा था, मगर कविता नहीं आई। आखिर में उन्होंने बेटे से कहा, देख कर तो आओ, कविता अभी तक क्यों नहीं आई? शायद बच्चों की वजह से कहीं रुक गई हो। भाई उठा और बाहर आया। जब वो दरवाजे तक पहुंचा तो भाभी ने अपनी नज़रें फेर लीं, मगर वो उनके बदलते चेहरे के रंग को देखकर कुछ समझ गया। उसने ज़्यादा कुछ न कहा और जल्दी से गली की ओर चला गया। माँ भी परेशान होकर उसके पीछे आई। कुछ ही पलों में वह कविता के किराए के छोटे से कमरे के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर से दबी दबी आवाज़ें आ रही थीं।
भाई ने दरवाज़ा धीरे से धकेला और जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आया उसे देखकर उसका दिल दहल गया। छोटे से कमरे के बीच में एक पुरानी सी चटाई बिछी थी। उस चटाई पर कविता के दोनों बच्चे बैठे बैठे थे और एक थाली में रखी सूखी रोटी के टुकड़े पानी में भिगोकर खा रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें अभावों की आदत हो चुकी हो। पास ही कविता बैठी थी और उन दोनों को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो उन्हें छुपा रही थी ताकि बच्चे ना देख पाए। माँ ने यह दृश्य देखा तो उनके मुंह से एक सिसकी निकल गई। कविता ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा तो माँ और भाई को खड़ा पाया। वो तुरंत खड़ी हो गई और घबराकर बोली, माँ आप यहाँ कैसे आईं? भाई की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहन इस हालत में गुजारा कर रही है। वो आगे बढ़ा और बच्चों के पास बैठ गया। रचित और आयुष ने मासूमियत से उसे देखा। भाई ने रोटी के टुकड़े देखे जो पानी में भीगे थे। उसका दिल फट गया। उसे याद आया कि इसी वक्त उनके घर में तरह तरह के पकवान सजे होंगे और यहाँ उसकी बहन के बच्चे पानी में भीगी रोटी खा रहे हैं। उसके मन में एक गहरा पछतावा जागा। उसने बहन की ओर देखा तो कविता ने अपनी आंखें नीची कर लीं। वो नहीं चाहती थी कि भाई उसकी लाचारी देखे, मगर अब सच छुप नहीं सकता था। माँ कविता के पास आकर बैठ गईं और उसके सिर पर हाथ रख दिया। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने रूंधे हुए गले से कहा, बेटी तूने हमें क्यों नहीं बताया कि तू इस हाल में है? कविता ने धीमी आवाज़ में कहा, माँ मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। सब ठीक हो जाएगा, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। भाई का मन इस दृश्य को देखकर पिघल उठा और दूसरी तरफ उससे अपनी पत्नी पर गुस्सा भी आ रहा था। वो समझ गया था कि उसी ने कविता को कुछ कहा होगा, मगर वो ये भी जानता था कि उसकी बहन का पति स्वाभिमानी है और कभी मदद नहीं मांगता। मगर आज उसे एहसास हुआ कि अगर वो चुप रहा तो शायद हमेशा के लिए पछताएगा। उसने उसी पल कसम खाई कि अब वो अपनी बहन और बहनों के साथ हुए अन्याय को ऐसे नहीं छोड़ेगा। अगले ही दिन उसने अपने जान पहचान वालों और कानूनी ज़रियों से संपर्क किया। उसने पुराने कागजात निकलवा कर देखे और माहिर वकीलों से सलाह ली। धीरे धीरे वो सारा सच सामने आ गया जो सालों पहले धोखे से छुपा दिया गया था। केस दोबारा मजबूती से अदालत में पेश किया गया। कुछ महीनों के कड़े संघर्ष के बाद वो दिन भी आया जब अदालत ने फैसला सुनाया कि जायदाद पर असली अधिकार कविता के पति का है और जो धोखा किया गया था वो गैर कानूनी था। इस फैसले के बाद कविता के पति को उनका हिस्सा मिल गया। दूसरी ओर वही सौतेली माँ और उसके बेटे जिन्होंने लालच में आकर सब कुछ कब्जा लिया था, अब खुद आपस में ही झगड़ने लगे। बूढ़े पिता भी उनके साथ रहकर तिरस्कार का शिकार बन गए। दूसरी पत्नी और उसके बेटे अब उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। कई बार उन्हें डांटते और कड़वी बातें कहते। तब उन्हें अपने उस बेटे की याद आती जो साफ दिल का था मगर वफादार था। वो पछताने लगे कि उन्होंने उस समय सच का साथ क्यों नहीं दिया। अब वो अपने बेटे को ढूंढना चाहते थे, मगर बेटा उनसे दूर हो चुका था। इधर कविता के घर के हालात धीरे धीरे बदलने लगे। किराए के छोटे से कमरे की जगह अब उनके पास अपना मकान था। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। एक दिन शाम के खाने के टाइम जब मेज़ पर पकवान सजे थे तो कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो दिन याद आ गया जब उसके बच्चे पानी में भीगी सूखी रोटी खा रहे थे। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया और अपने भाई की ओर देखा, जिसने कठिन समय में उसका सहारा बनकर उसका अधिकार वापस दिला दिया था। उस दिन उसे पूरा यकीन हो गया था कि धैर्य और सच कभी बेकार नहीं जाते और अंत में जीत इंसाफ की ही होती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक
ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।